दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। यहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आप सच में हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक खौफनाक किस्सा जो आपको अंधेरे के रहस्यों में ले जाएगा। अभिषेक उस बड़े से वाड़े के सामने खड़ा था। वह उसी वाड़े का एक वारिस था। सामने एक भारी भरकम लोहे का गेट था जिसे उसने हाथ से खोला और वह अंदर दाखिल हुआ। उसके पूर्वजों ने काफी साल पहले वो वाड़ा बनवाया था। उसे थोड़ा थोड़ा अपना बचपन याद आ रहा था। कभी बचपन में वो यहां आया था। वाड़ी की 2 मंजिला इमारत के सामने एक बड़ा सा आंगन है। एक जमाने में वहां एक छोटी बाग हुआ करती थी, लेकिन अब उस बाग के सारे पौधे सूख चुके थे। वहां अब सिर्फ जंगली झाड़ियां और सूखी घास उगाई है। बाड़े के बाईं तरफ एक कुआं है और हां, एक बड़ा आम का पेड़ अब भी वहीं पर खड़ा है जो शायद सालों से वाड़े में हो रही घटनाओं को देख रहा है। अभिषेक आंगन पार कर वाड़े के दरवाजे तक आया। उसने अपने पास की चाबी से ताले को खोला और खड़खड़ाते दरवाजों को अंदर की तरफ धकेला। वो दरवाजा कई सालों से बंद था। घूमते वक्त उससे करने जैसी आवाज निकली। सामने एक बड़ा सा दीवान खाना था। उसके बाजू में किचन और कुछ और कमरे थे। दीवान खाने के एक कोने में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी थीं। अभिषेक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। वहां 4 कमरे और स्टोर जैसा एक छोटा सा एरिया था। उसने एक एक कर सारे कमरे अच्छी तरह से देखे। पूरे वाड़े में धूल और जाले फैले हुए थे। शाम की ढलती धूप टूटी फूटी खिड़कियों और दरवाजों से छनकर अंदर आ रही थी। अभिषेक आज की रात बिताने के लिए वहां आया था। आज पूनम की रात थी। उसे रात 12 बजे तक इंतजार करना था। अभिषेक सीढ़ियां उतरकर फिर से दीवान खाने में आ गया। वहां एक पुराने लकड़ी के सोफे की धूल उसने अपने हाथ से झटक कर साफ की और वह वहीं बैठ गया। वो अपने साथ रात के खाने के लिए थोड़ा कुछ खाना लेकर आया था। कंधे की बैग उसने बगल में रखी। जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाई और सिगरेट का कश लेते हुए उसे अपने पिता की कई बातें याद आ रही थी। वाड़े के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना है और उसी आईने के उस पार छुपा है वो खजाना, लेकिन आज तक कोई उसे हासिल नहीं कर पाया। पूनम की रात ठीक 12 बजे उस आईने से 2 पिशाच बाहर आते हैं। यह पिशाच तेरे पूर्वज है और वह उस खजाने की रक्षा करते हैं। लेकिन पूनम की रात ठीक 12 बजे वो 2 मिनट के लिए उस जगह को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और बस वही है, वही पल, वही 2 मिनट जब उस आईने के पार जाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन, इस झंझट में पड़ने से पहले बाड़े के हर कोने को अच्छे से देख लेना, हर चीज को गौर से देखना। अभिषेक के दिमाग में यही सब घूम रहा था। रात के 9 बजे बज चुके थे। अभिषेक ने अपने लाए हुए सैंडविच को खा लिया। दीवान खाने के बीचों बीच उसने 4 मोमबत्तियां जलाकर रख दी। धीरे धीरे रात के 12 बजने को आए। अभिषेक उठ खड़ा हुआ। दीवान खाने के ठीक बीच में एक बड़ा सा आईना था। घड़ी में जैसे ही 12 बजे आईने में एक हलचल सी दिखने लगी, पर अचानक उस आईने से 2 परछाइयां बाहर निकली। अभिषेक एक पल के लिए सहम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो परछाइयां वहां से निकलकर कहीं चली गई और उसी आईने में एक दरार, एक सुराग जैसा कुछ खुल गया। अभिषेक को याद आया उसके पास सिर्फ 2 मिनट है। वो जल्दी से आगे बढ़ा और एक छलांग मारकर आईने के उस सुराग में घुस गया। वहां की हवा काफी ठंडी थी, बदन को चुभ रही थी। सामने एक टेबल था और उस पर हथेली जितनी बड़ी एक गोल कांच की वस्तु रखी थी। अभिषेक ने यहां वहां नजर दौड़ाई और उसे समझ में आ गया कि यह उसी वाड़े का कोई कमरा है। सामने की दीवार पर एक औरत की बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। बगल की खिड़की से आती चांद की सफेद रोशनी का एक चौकोर आकार उस कमरे की फर्श पर पड़ रहा था। वहां बस इतनी ही थोड़ी सी रोशनी थी, लेकिन अब करना क्या है उसे यह कुछ भी मालूम नहीं था। अभिषेक यहां वहां तलाश करने लगा, लेकिन वहां खोजने लायक कुछ भी नहीं था। बस वही टेबल, वो तस्वीर, वो गोल कांच का टुकड़ा और चांद की हल्की रोशनी। 1 मिनट गुजर चुका था और अभिषेक की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो उस कांच की चीज को उठाकर इधर उधर घुमाने लगा और यहां वहां देखने लगा। टेबल के नीचे भी झांक कर देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला
और तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वक्त निकलता जा रहा है। उसने वो कांच की गेंद जैसी चीज चांद की रोशनी में रखी। रोशनी उस कांच से परावर्तित हो गई और सामने की दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर हरे रंग में कुछ लिखा हुआ था। चांद की परछाई रोशनी लेकर आई। एक लोहे का सिक्का, चमकती गवाही, खर्च ना करना मुझे, मैं हूं नसीब की चाबी। इतना पढ़ते ही अभिषेक सोच में पड़ गया, लेकिन सोचने के लिए अब वक्त ही नहीं बचा था। 2 मिनट पूरे हो गए थे और तभी पीछे से भयानक आवाज आई। उसने पलटकर देखा। 2 परछाइयां कमरे में दाखिल हो चुकी थीं और उनके पीछे का वो सुराग अब बंद हो चुका था। अभिषेक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ से वो गोल कांच का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा और अभिषेक डर के मारे चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। और फिर एक भयानक चीख उस बंद कमरे में गूंज उठी। शहर के एक कोने में एक छोटी सी बस्ती है। वहां विवेक मजूमदार अपनी फैमिली के साथ रहता है। विवेक एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में कारागिर है। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। पर अगर कभी बीवी बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता तो उसके हाथ तंग पड़ जाते थे। उसकी बीवी अच्छी थी। उन्होंने लव मैरिज की थी, पर बीवी को बहुत शौक थे। लेकिन विवेक की कम तनख्वाह से जैसे तैसे गुजर बसर चल रहा था। पैसों की कमी को लेकर कभी कभी दोनों में बहस हो जाती थी। विवेक को एक 5 साल की बेटी भी थी। नाम था आर्या। दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। एक दिन काम के बीच मालिक ने उसे आवाज दी, विवेक तुम्हारे लिए फोन आया है। विवेक ने रिसोर उठाया और दूसरी तरफ से उसकी बीवी संध्या की आवाज आई, विवेक जल्दी घर आओ, तुम्हारे नाम से एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी ही तो है, ऐसा क्या इमरजेंसी है? शाम को आकर देख लूंगा, विवेक ने कहा। अरे यह तुम्हारे गांव सूरजगढ़ से आई है, निष्गंधा खुश होकर बोल रही थी। उसकी बात काटते हुए विवेक फिर बोला, और तूने जरूर पहले ही खोल के पढ़ ली होगी, है ना? अरे सुन तो लो, उस चिट्ठी में किसी वाड़े का जिक्र है और वारिस के हक के मुताबिक वो वाड़ा अब तुम्हारा हो गया है। संध्या ने जब यह बताया तो वाड़ा सुनते ही विवेक की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने फोन रख दिया, काम से छुट्टी ली और फौरन घर के लिए निकल पड़ा। बस में बैठकर जाते जाते उसके दिमाग में कई सारे ख्याल घूम रहे थे। उसकी जानकारी के मुताबिक बाड़ा उसके एक काका के नाम पर था। काफी सालों पहले काका भोपाल में कहीं बस गए थे और उसके बाद उन्होंने कभी उस वाड़ी की तरफ पलटकर भी नहीं देखा था। विवेक की उनसे काफी कम मुलाकातें हुई थी, वो भी तब जब उसके पापा जिंदा थे। उस वक्त वो बहुत छोटा था। पापा के गुजर जाने के बाद उनका आपस में ज्यादा कोई वास्ता नहीं रहा था। लेकिन विवेक को वाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। विवेक घर आया। जल्दी जल्दी में उसने उस चिट्ठी को उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि कुलकर्णी के वाड़े का मालिकाना हक अब विवेक को मिल रहा है और उसे तुरंत आकर मिलना चाहिए। वो चिट्ठी कुलकर्णी के एक पुराने वकील ने भेजी थी। विवेक ने 2 दिन की छुट्टी ली और फौरन अपने गांव के लिए निकल पड़ा। तालुके में उस वकील के दिए पते पर पहुंचकर उसने अपनी पहचान बताई। आइए अनिकत राव, बैठिए, वकील साहब बोले। विवेक सामने वाली कुर्सी पर खिसक कर बैठ गया। जैसा बताया था सारे कागज लेकर आए हो ना? वकील ने फिर पूछा। आज सारे कागज साथ लाया हूं। ऐसा कहते हुए विवेक ने हाथ की बैग टेबल पर रख दी। हां ठीक है, तो 15 दिन के अंदर कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, लेकिन आप वाड़े में कभी भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये लीजिए, यह वाड़ी की चाबी है। चाबी आगे बढ़ाते हुए वकील ने कहा। विवेक ने चाबी उठाई और वहां से निकल पड़ा। पुणे वापस जाने से पहले एक बार उस वाड़े को देखने की सोच उसने मन में पक्की कर ली थी। वो लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुआ। सामने वही पुराना विशाल 2 मंजिला वाड़ा खड़ा था। आंगन में सूखे पत्तों की खरखराहट सुनते हुए वो आगे बढ़ा। दोपहर के 12 बज रहे थे। उसने चाबी घुमाकर ताला खोला और दरवाजा अंदर की तरफ धकेला। कई साल पहले उसने ये बाड़ा देखा था। उसकी धुंधली यादें आंखों के सामने तैरने लगी। तकरीबन आधे घंटे तक वो वार्ड में इधर उधर घूमता रहा। जाने से पहले वो दीवान खाने में लगे उस बड़े से शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसका अक्स आईने में पड़ा,
उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई तेजी से सरक कर गया हो। विवेक घबरा गया, फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा वाड़ा शांत और खामोश था। उसने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और वहां से निकल पड़ा। उसे वाड़े के रहस्य के बारे में मालूम था और यह भी पता था कि उसमें बहुत बड़ा खतरा है। बस उसे यह नहीं पता था कि वह दोबारा वहां आएगा या नहीं। मगर यह बात सच थी कि उस गुप्त खजाने के ख्याल ने पहले ही उसे लुभाया था। पूनम की रात थी। चांद की सफेद रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। एक टूटी फूटी हवेली और उसके साथ सटी हुई शराब की दुकानें सामने दिखाई दे रही थी। वो पूरा इलाका खामोश और बहुत शांत था। अचानक वाड़ी के अंदर से एक आवाज आई, लेकिन उसके पीछे से किसी के पैरों के घसीटने जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने पांव को घसीटते हुए चल रहा हो। शराब की दुकान की टूटी खिड़की में कुछ हलचल दिखी और एक दुबली पतली आकृति वहां आकर खड़ी हो गई। वो एक बूढ़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा और चेहरे का मांस नीचे लटका हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। पूरा शरीर भी सफेद सा लग रहा था और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे आजाद कर, मेरा कर्ज चुका, मुझे आजाद कर। कुछ देर तक वो बूढ़ा एक खिड़की से दूसरी खिड़की में दिखाई देता रहा। कभी दुकान में तो कभी बगल वाले घर में वो पांव घसीटता हुआ घूमता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। उस वाड़े के डरावने इतिहास के बारे में पता था और इसीलिए शायद विवेक इतना डरा नहीं। कुछ देर तक दूर से ही वाड़े को निहार कर वो वहां से घर चला गया। विवेक अब पुणे लौट आया था, लेकिन उसके दिमाग में वाड़े की बात बार बार घूम रही थी। विवेक के दिन पहले जैसे ही गुजर रहे थे, लेकिन वाड़े में छिपे खजाने का ख्याल बार बार उसके मन में कौन जाता और उसे बेचैन कर देता। उसकी यह बेचैनी उसकी बीवी संध्या को महसूस हो रही थी। एक दिन संध्या ने खुद ही बात छेड़ दी। विवेक, मैं कई दिनों से देख रही हूं कि तुम किसी गहरे ख्याल में डूबे रहते हो। क्या बात है? विवेक ने कुछ सोचकर कहा। अरे निशी, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे वाड़े का मालिकाना हक अब मेरे नाम है, तो उसमें परेशानी जैसी क्या बात है? नहीं, दरअसल मैं कई दिनों से एक चीज के बारे में सोच रहा हूं। किस बारे में? खजाने की बात। विवेक ने जानबूझकर टालते हुए कहा। नहीं, कुछ खास नहीं, यही कि वाड़ी में थोड़ा मरम्मत का काम है। उसके लिए मुझे कुछ दिन गांव जाना पड़ेगा। वाड़ी का काम और खर्चा कौन करेगा? यहां हमारा ठीक से गुजारा नहीं चल रहा और तुम्हें वाड़ी की मरम्मत करनी है। निष्गंधा का लहजा थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। अरे खर्चा मैं नहीं कर रहा, मेरे भोपाल वाले काका वो देंगे, तुम टेंशन मत लो। अगर सब ठीक हुआ तो हमें भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। विवेक ने उसे समझाने की कोशिश की। कैसे पैसे और कैसे मिलेंगे? निष्गंधा ने फिर सवाल किया। मैं सोच रहा हूं कि काम होने के बाद उस वाड़े को भेज दूं। विवेक बेतुकी बातें करता जा रहा था। बात करते करते वो फिर से अपने ख्यालों में खो गया और निष्गंधा बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। विवेक ने सोचा, वैसे भी दिन रात की मेहनत से 2 वक्त की रोटी मुश्किल से चुकती है। अगर थोड़ी सी हिम्मत कर वाड़े में छिपे खजाने को पाने के लिए वाड़े की डरावनी रात का सामना किया जाए तो शायद किस्मत ही बदल जाए। उसी दिन विवेक ने तय कर लिया कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गांव जाएगा। अगले हफ्ते शुक्रवार को फिर से पूनम की रात थी। उसने दफ्तर में 1 हफ्ते की छुट्टी की अर्जी डाल दी। मालिक ने थोड़ा मुंह चढ़ाकर छुट्टी मंजूर की और निवार आते ही विवेक गांव के लिए निकल पड़ा। संध्या और बेटी से विदा लेकर रात की ट्रेन से वह रवाना हुआ। अगली सुबह वह गांव की सरहद पर उतर गया। वहां से उसका वाड़ा 1 मील दूर था, लेकिन वाड़े में न रुककर उसने पास ही एक छोटी सी लॉज में रुकने का फैसला किया। उसने एक लॉज में कमरा लिया, वहां सामान रखा और नहा लिया। बगल के होटल में नाश्ता करके वो वाड़े की तरफ निकल पड़ा। सुबह के 10 बज रहे थे जब विवेक वाड़े में दाखिल हुआ। पिछली बार उसने वाड़ा बस ऊपर ऊपर देखा था, लेकिन इस बार वह पूरा वाड़ा अच्छे से देखना चाहता था। उसने एक एक कमरा ठीक से देखा। हर कमरे में करीब आधा घंटा बिताया। एक बात उसके ध्यान में आ गई थी कि वाड़ा बेशक जर्जर हालत में था, लेकिन अंदर की सारी चीजें जैसी की तैसी अपनी जगह पर थीं। टेबल, कुर्सियां, पलंग, अलमारियां, सब कुछ
अपनी जगह पर एकदम सलीके से रखा था। दोपहर के 2 बजे वो वाड़े से बाहर निकला। कुछ कमरे अभी भी देखने बाकी थे जो वह बाद में देखने वाला था। विवेक खाना खाकर लॉज पर वापस आया। बरसों से मौजूमदार परिवार का गांव में कोई खास रिश्ता नहीं रहा था और इसलिए गांव वालों में किसी से कोई जान पहचान भी नहीं थी। लेकिन एक नाम उसे आज भी याद आ रहा था, देशमुख। देशमुख गांव के जहरी यानी सराफ का खानदान था। पहले कभी कुलकर्णी और देशमुख परिवार में काफी अच्छी दोस्ती थी। विवेक ने तय किया कि वह देशमुख परिवार से मिलने जाएगा। वैसे भी उसे गांव में अगले 5-6 दिन तक रुकना था। अगले दिन विवेक देशमुख के घर पहुंचा। बाहर से उनका घर बहुत ही अच्छा और बड़ा लग रहा था। घर से जुड़ी हुई उनकी शराब की दुकान थी। विवेक दुकान के सामने पहुंचा। अंदर एक 40 साल का आदमी कुछ हिसाब किताब में मग्न था और एक नौजवान लड़का ग्राहक को गहने दिखा रहा था। विवेक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। वो आदमी जिसने अब तक रजिस्टर में आंखें गड़ाए रखी थी, विवेक को देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, नमस्कार। आइए साहब, बताइए क्या सेवा करूं? नमस्कार वागुलकर जी, मैं विवेक कुलकर्णी। विवेक ने इतना कहा कुलकर्णी, उस आदमी के माथे पर शिकन उभर आई। उसने कुछ याद करने की कोशिश की और अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी छा गई। एकदम खुश होते हुए बोला, क्या कहा आपने? मुझे उम्मदार। अरे आप तो हमारे पुराने जानवरों में से एक है। आइए आइए बैठिए। विवेक के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वह अंदर जाकर उस आदमी के सामने बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे से परिचय लिया। उस आदमी का नाम था माधव। माधव और विवेक की बातें शुरू हो गईं। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बहुत सारी बातें बताई। माधव ने फिर विवेक के गांव आने की वजह पूछी। तब विवेक ने कहा, वाड़ी के थोड़ी बहुत मरम्मत करवाने की सोच रहा हूं और उसी सिलसिले में यहां आया था। विवेक ने माधव के उनके पुराने घर के बारे में पूछा। माधव ने बताया, पहले हमारा एक छोटा सा घर और दुकान थी। हमारे बुजुर्ग वहीं रहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह घर और दुकान छोड़नी पड़ी और फिर हमने यह नई जगह पर यह नया घर और यह नई दुकान बनाई। मगर आपने पुरानी जगह पर ही नया घर और दुकान क्यों नहीं बनाए? विवेक ने सवाल किया। उसके पीछे एक वजह है, शायद आपको मेरी बातों पर यकीन ना आए। ऐसा कहते हुए माधव ने एक लंबी सांस ली। क्यों नहीं आएगा, बताइए, मैं जानना चाहता हूं। विवेक ने फिर से बात को आगे बढ़ाया। असल में वह वाड़े के बारे में और भी चीजें जानना चाहता था। ऐसा कीजिए, आज रात का खाना हमारे साथ खाइए, फिर तसल्ली से बैठकर बातें करते हैं। माधव ने उसकी बात का जवाब दिया। फिर विवेक ने खुशी खुशी वो न्योता स्वीकार कर लिया। शाम के 7 बजे विवेक तैयार होकर लॉज से निकला और थोड़ी ही देर में वह वाघोलकर के घर पहुंच गया। माधव ने हंसते हुए उसका स्वागत किया। वाघोलकर का घर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा जिसमें वह रहते थे और दूसरा हिस्सा दुकान का था। घर 2 मंजिला था और भले ही बहुत बड़ा नहीं था, पर साफ सुथरा और सलीके से रखा गया था। ड्राइंग रूम में एक सोफा, एक टेबल और कुछ कुर्सियां थीं। विवेक जाकर सोफे पर बैठ गया। माधव ने बगल की कुर्सी पर बैठते हुए आवाज दी, कविता 2 कप चाय और कुछ खाने के लिए भी ले आना। अरे अब चाय की क्या जरूरत है? विवेक ने कहा। अरे लीजिए, तैयारी होगी, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इधर उधर की बातें चलने लगी। तभी अंदर से एक महिला चाय की ट्रे लेकर बाहर आ गई और विवेक के सामने वाले छोटे से टेबल पर रख दी। ये मेरी पत्नी कविता। माधव ने अपनी पत्नी का परिचय कराया। नमस्कार भाभी जी। विवेक ने उन्हें नमस्कार किया और भाभी भी उन्हें नमस्कार करके अंदर चली गई। तो माधव, आप अपने पुराने घर के बारे में कुछ बता रहे थे। विवेक ने अपनी बात छेड़ दी। हाँ, बताता हूं, छुपाने जैसा कुछ नहीं है। यह बात गांव में हर कोई जानता है। ऐसा कहते हुए माधव ने अपनी बात शुरू की। यहां से थोड़ी ही दूरी पर हमारा पुराना घर था। घर के साथ दुकान भी जुड़ी हुई थी। मैंने कभी उस घर में कदम नहीं रखा क्योंकि वो जगह बहुत सालों से बंद पड़ी है। घर वालों से सुना था कि वो जगह शापित है। क्या शापित? विवेक ने चौंक कर कहा। हां, हमारे पूर्वज की आत्मा आज भी वहां भटकती है। हर पूनम की पहली 2 रातों में एक बुजुर्ग वहां दिखाई देता है, लेकिन किसी को नहीं पता
कि उनकी आत्मा वहां क्यों अटकी हुई है, पर मेरे हिसाब से उनका किसी से कोई कर्जा लेना बाकी है। वैसे उन्होंने आज तक किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उस घर में फिर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी, जैसे बार बार दूध का फट जाना, अनाज सड़ना, दिए जलाकर रखे जाए तो दिए अपने आप बुझ जाते थे, बीच रात में अचानक खिड़कियां खुल जाती थी, कभी कभी दरवाजा भी। और इन्हीं सब वजह से हमारे बुजुर्गों ने वह जगह छोड़ दी। यह सब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन बड़े लोगों से सुना है। क्या मैं वो जगह देख सकता हूं? विवेक ने फिर पूछा। हाँ, क्यों नहीं, यह तो जगह पास ही में है, चाहो तो अभी चलते हैं, वैसे भी खाने में अभी थोड़ा टाइम है। माधव ने ऐसा कहा और विवेक तुरंत तैयार हो गया। दोनों घर से बाहर निकले। पीछे की तरफ एक ढलान थी, दोनों उसे उतरकर नीचे आए, फिर दाहिनी तरफ मुड़े। कुछ ही दूरी पर एक पुराना मकान दिखाई दिया। घर के पास पहुंचते ही माधव ने कहा, यही है हमारा पुराना घर और इसके साथ जुड़े हुए वो मकान। विवेक उस घर को गौर से देख रहा था। एक पुराना खपरेल वाला घर था, शायद कभी उसका रंग रहा हो, अब तो पूरा काला और हरा हो गया था। खिड़कियां और दरवाजे टूटे फूटे थे, कुछ खिड़कियां तो बिल्कुल गायब ही थीं। कुछ देर वहां रुकने के बाद दोनों वापस घर लौटे। रात के 9 बजे बज चुके थे। माधव के घर विवेक ने भरपेट खाना खाया। अब अगले 4 दिन तक आप यही हमारे घर खाना खाइए, दोपहर में भी आ जाइए। कोई बात नहीं, माधव ने मुस्कुराते हुए उसे कहा। विवेक ने थोड़ा नानुक किया, मगर आखिरकार रात के खाने के लिए वह मान गया और फिर विदा लेकर अपने लॉज पर लौट गया। अगले दिन सुबह विवेक फिर वाड़े पर गया। सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे। वो दीवान खाने से सटे हुए एक कमरे का निरीक्षण करने गया था। वहां एक लकड़ी की अलमारी थी, पास में एक पलंग और एक छोटा सा स्टूल रखा था। अलमारी के ऊपर उसे कुछ चीजें नजर आई, जैसे कोई रजिस्टर या किताबें हों। विवेक ने स्टूल खींचा, उसे अलमारी के सामने रखा और उस पर चढ़कर ऊपर से कुछ रजिस्टर और किताबें नीचे उतार ली और फिर वो बाहर आ गया। जिज्ञासा के चलते अनिकत ने वो सारी पुरानी किताबें और कॉपियां पलट कर देखी, लेकिन उनमें कुछ भी खास नहीं था। कुछ पुराने हिसाब किताब, कुछ चिट्ठियां और 2 उपन्यासों की किताबें थीं। यह सब उसने बाहर एक टेबल पर रख दिया और फिर एक दूसरे कमरे की तरफ चला गया। 2 और कमरे देखने के बाद विवेक बाड़े से बाहर निकल गया। अगले 2 दिन गांव में माधव के साथ घूमते और नए लोगों से मिलने में बीत गए। गुरुवार का दिन खत्म होने को था और विवेक के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मगर वह जानता था कि वह जिस काम के लिए वहां आया है उसे पूरा किए बिना वहां से वापस नहीं जाएगा। उसने मन ही मन में ऐसा ठान लिया था। आखिरकार शुक्रवार की सुबह हो गई। विवेक ने सुबह वाड़े की ओर एक चक्कर लगाया। ज्यादा कुछ तैयार करने जैसा था नहीं, बस उसने एक बड़ा सा टॉर्च रख लिया था। रात का खाना खाकर वो सीधा वाड़े में जाने वाला था। वो दिन जैसे तैसे बीत गया और फिर रात शुरू हो गई। रात के करीब 9 बजे विवेक माधव के घर खाना खाने पहुंचा। खाना खाते वक्त माधव ने कहा, विवेक राव, आज पूनम की रात है। यह सुनते ही विवेक थोड़ा चौंक पड़ा। उसे लगा कि शायद माधव को उसके प्लान के बारे में पता चल गया है। उसने बात को साफ करते हुए कहा, पूनम की रात, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। फिर माधव ने उसे कहा, अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या, हमारे पुराने घर के हमारे पूर्वज की आत्मा के बारे में? अरे हां, याद आया। विवेक ने चैन की सांस लेते हुए कहा। माधव फिर आगे बोला, तो फिर आज रुकने का कोई प्लान है? हमारे यहां मतलब अगर तुम्हारी मर्जी हो तो आज जाकर उस वाड़े में रुकने का अनुभव ले सकते हो। विवेक ने फिर हंसकर कहा, नहीं यार, वैसे भी मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है, और अगर किसी ने पैसे भी दिए तो भी मैं ऐसी चीजों के लिए अपनी जान नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा और फिर माधव भी खाना खत्म होने के बाद विवेक थोड़ी देर और वहां रुका। तकरीबन 10:30 वो वहां से उड़ गया और वाड़े की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उसने माधव को यह नहीं बताया कि वो वाड़े में जा रहा है। रात के 11 बज चुके थे। वाड़े में पहुंचकर विवेक ने खिड़कियां खोल दी। बाहर से चांद की धीमी रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। टेबल पर रखी हुई किताबें और कॉपियां अब भी वैसी की वैसी पड़ी थीं।
पास रखा एक बड़ा टॉर्च उसने जलाया और उसे कमरे के बीच में रख दिया। पूरे हॉल में रोशनी हो गई। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। 12 बजने में अब सिर्फ 5 ही मिनट बाकी थे। विवेक कमरे के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके बदन में एक कपकपी सी दौड़ रही है। उसने गहरी सांसें ली और खुद को शांत किया और बस सही वक्त का इंतजार करने लगा। उसकी निगाह घड़ी पर टिकी थी। आखिरकार 12 बजे। माहौल एक पल में बदल गया। सामने लगा हुआ शीशा काला पड़ने लगा और उसमें से 2 आकृतियां बाहर निकली। विवेक झट से आगे बढ़ा और उस शीशे के बीच बन चुके उस सुराख में कूद गया। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि अंदर की हवा एकदम ठंडी और कपकपा देने वाली थी। सामने एक टेबल रखा था और उस पर एक हथेली जितनी बड़ी गोल कांच की चीज रखी थी। विवेक ने चारों तरफ देखा और वो समझ गया कि यह बाड़े का ही एक कमरा है। सामने की दीवार पर एक औरत की बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। बगल की खिड़की से चांद की सफेद रोशनी का एक चौकोर टुकड़ा कमरे में आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। वो यहां वहां देखने लगा मगर कमरे में देखने लायक कुछ भी नहीं था। बस वो टेबल औरत की तस्वीर, वो गोल कांच का टुकड़ा और वो चांद की रोशनी। विवेक की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर वो उस गोल कांच के टुकड़े के पास गया और वह उसे उलट पलट कर देखने लगा। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ गई और उसे एक ख्याल आया। विवेक ने वो गोल कांच चांद की सफेद रोशनी में पकड़ा। जैसे ही रोशनी उस कांच से गुजरी, सामने की दीवार पर उस कांच से गुजरकर रोशनी की एक दूसरी परछाई पड़ी और उसमें उसे हरे रंग में लिखा हुआ कुछ नजर आया। चांद की परछाई रोशनी लेकर आई। एक लोहे का सिक्का चमकती गवाही, खर्च ना करना मुझे, मैं हूं नसीब की चाबी। विवेक ने तब घड़ी में देखा। 2 मिनट पूरे होने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी थे। अब क्या करे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पलट कर देखा। वो काला सुराग अब थोड़ा छोटा हो गया था। कुछ और पल वो उस पहेली को देखता रहा। 2 मिनट पूरे हो गए और 10 सेकंड ऊपर भी हो गए थे। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पहली बार अंदर आया था और पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अंदर की ठंडी हवा अब गर्म होने लगी थी। वो फौरन पीछे मुड़ा और उस सुराख से कूदकर बाहर चला गया। उसी वक्त उसे वो दोनों परछाइयां दिखाई दी। उनकी लाल लाल आंखें शीशे पर चमक रही थीं। एक ही झटके में उन दोनों ने शीशे पर झपट्टा मारा और वह काला सुराख धीरे धीरे बंद हो गया। विवेक का पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। हाँफते हुए वह कुछ देर वहीं नीचे बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब उसका ध्यान थोड़ा ठीक हुआ तो वह उठ खड़ा हुआ। उसने घड़ी देखी और चौंक गया, क्योंकि उसकी जानकारी के हिसाब से वो दोनों आत्माएं सिर्फ 2 मिनट के अंदर वापस शीशे में चली जाती थी और फिर सुराख बंद हो जाता था। मगर अब तो 2 मिनट से ऊपर 20 सेकंड हो चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इस वक्त वो ज्यादा सोचने की हालत में नहीं था। उसने जमीन पर पड़ा टॉर्च उठाया और तेजी से वाड़े से बाहर निकल गया। लॉर्ज के अपने रूम में पहुंचकर वह सीधे लेट गया। अब वो थोड़ा संभल चुका था और उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। वो पहेली जो दीवार पर लिखी थी, वो कब से उसी के बारे में सोच रहा था। उसे याद आया कि जब वो उस सुराख के अंदर गया था तो वो वाड़े का ही कमरा था। शायद उसी कमरे में उस पहेली का हल छुपा है। और ऐसा सोचते सचते विवेक कब नींद में चला गया उसे पता ही नहीं चला। शनिवार की सुबह हो चुकी थी। रात की ट्रेन से विवेक को वापस अपने घर लौटना था। 9 बजे वह फिर से वाड़े में गया। उसने देखा कि वाड़े का ताला खुला ही था और तब उसे याद आया कि रात की उस जल्दबाजी में उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और वह अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि टेबल पर रखी वो पुरानी किताबें और कॉपियां अब वहां नहीं थीं और जिन खिड़कियों को उसने रात में खोला था वह भी अब बंद थी। यह देखकर विवेक थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि सुराख से बाहर आने के बाद उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। थोड़ा सोचकर वो उस कमरे की ओर बढ़ गया जहां से उसने वह किताबें और कॉपियां बाहर निकाली थी। उस जगह पहुंचते ही विवेक ने देखा कि सारी कॉपियां और किताबें
वापस अपनी पुरानी जगह पर रखी हुई हैं और स्टूल भी वहीं पर रख दिया गया है जहां वह पहले था। विवेक को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया, मगर ज्यादा सोचे बिना वो उस कमरे से बाहर आ गया। जिस कमरे में उसने सुराग देखा था वह ऊपरी मंजिल पर था। विवेक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और उस कमरे का दरवाजा खोला। सामने बीचों बीच एक टेबल रखा था और दीवार पर एक औरत की तस्वीर टंगी हुई थी। वो पहली पहली अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। चांद की परछाई रोशनी लेकर आई। एक लोहे का सिक्का, चमकती गवाही, खर्च ना करना मुझे, मैं हूं नसीब की चाबी। विवेक उस फोटो के पास गया और गौर से उसे देखने लगा। फोटो के नीचे कोने में छोटे छोटे अक्षरों में उस औरत का नाम लिखा था, चंद्राबाई कुलकर्णी। यह पढ़ते ही विवेक के चेहरे पर चमक आ गई। उसने जल्दी से वह तस्वीर नीचे उतारी और देखा कि उस जगह दीवार में एक खांचा बना हुआ था। उस खांचे में एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। विवेक ने वो डिब्बी बाहर निकाली। वो पीतल की डिब्बी थी। फिर उसने उसका ढक्कन खोला तो उसमें एक लोहे का छोटा सिक्का रखा हुआ था। उसे देखकर विवेक बहुत खुश हुआ। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने इतनी आसानी से पहली पहेली को हल कर दिया था। वो सिक्का थोड़ा भारी, मोटा और खुरदरी गोल शेप का था। उसकी एक तरफ कोई निशान बना था और बीच में हल्का सा उभार था। अनिकेत ने वो सिक्का अपने वॉलेट में रख दिया और डिब्बी वापस वैसे ही एक खांचे में रख दी। उसने उस औरत की तस्वीर भी फिर से दीवार पर टांग दी और खुशी खुशी वाड़े से बाहर निकल गया। शाम को निकलने से पहले उसने माधव से मुलाकात की। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर उसे बताया कि 21 दिन में वह वापस आने वाला है। फिर उसे अलविदा कर रात के 9 बजे उसने ट्रेन पकड़ी और पुणे की तरफ रवाना हो गया। विवेक अपनी पुणे वाले घर वापस आ पहुंचा। पत्नी संध्या और आर्या से मिलकर उसे बहुत खुशी हुई। उसे तो खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वह सही सलामत वापस लौट आया है। कहीं ना कहीं उसे डर था कि शायद वाड़े में कुछ अनहोनी हो जाए, मगर सब कुछ ठीक रहा और वो उस खुशी को अब अकेले ही मना रहा था। घर लौटने के बाद वो संध्या और आर्या को घुमाने ले गया। उसने एक फिल्म देखी, होटल में खाना खाया और शाम को घर लौट आया। अगले दिन से विवेक फिर से अपने ऑफिस जाने लगा। वो लोहे का सिक्का अब भी उसके पास था, लेकिन उसके बारे में उसने निशिगंधा को कुछ भी नहीं बताया। विवेक की दिनचर्या पहले जैसी शुरू हो गई थी। दिन बीतते गए और फिर से एक और पूर्णिमा आने में बस 1 हफ्ता बाकी रह गया था। इस बार विवेक ने सोच लिया था कि वो 2 दिन पहले ही जाएगा। अगले हफ्ते मंगलवार को पूर्णिमा थी, इसलिए उसने 4 दिन की छुट्टी ले ली। इस बार उसका बॉस छुट्टी देने के लिए तैयार ही नहीं था, तो उसने बिना सैलरी वाली छुट्टी ली और ट्रेन ना मिलने के कारण उसने शनिवार की रात को गांव जाने वाली बस पकड़ ली। रविवार की सुबह वह फिर से अपने गांव उतरा। उसी पुराने लॉज में उसने एक कमरा ले लिया। सुबह सुबह तैयार होकर वो माधव से मिलने उसकी दुकान पर गया। विवेक को देखकर माधव बहुत खुश हो गया। और विवेक राव कैसे हो? माधव ने अपनापन जताते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, तुम्हारा कैसा चल रहा है? विवेक ने जवाब दिया और वह अंदर चला गया। दोनों में थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर विवेक वहां से निकल पड़ा। गांव में घूमते हुए उसे कुछ पुरानी जान पहचान के लोग मिले जो उससे बातें कर रहे थे और उसकी खैर खबर ले रहे थे। दोपहर को विवेक वाड़े पर गया, वहां पर थोड़ी देर बिताई और फिर शाम 4 बजे लॉज पर लौट आया। सोमवार का दिन भी उसने ऐसे ही गांव में इधर उधर घूमते हुए और माधव के साथ बिताया। और फिर आ गया मंगलवार पूर्णिमा की रात। इस बार विवेक अंदर से पूरी तरह से तैयार था। पिछली बार से ज्यादा आत्मविश्वास और दृढ़ता उसमें थी। रात शुरू हो चुकी थी। रात का खाना हमेशा की तरह माधव के यहां किया और करीब 7:30 पर वो फिर वाड़े पर पहुंच गया। लोहे का सिक्का अब उसके पास ही था। विवेक आईने के सामने खड़ा था। उसने घड़ी में देखा, रात के ठीक 12 बजे थे। अचानक सामने आईने में कुछ हलचल हुई और उसमें से 2 परछाइयां निकलकर वाड़े में समा गईं। विवेक ने तेजी से कूदकर सुराख में एंट्री कर ली। सुराख से जो कमरा दिखता था वो वाड़े की ऊपरी मंजिल की दाहिनी ओर वाला एक दूसरा कमरा था। अब की बार वो कमरा पूरा खाली था। न टेबल, न पलंग, न तस्वीर।
बस एक खिड़की थी, बंद खिड़की, और उसमें से आती हल्की पीले रोशनी। विवेक एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन खिड़की को देखते ही उसकी नजर उस खिड़की पर जम गई और वह दौड़कर वहां गया। खिड़की के बीच में एक छेद था, गोल और खुरदरा सा। अनिकेत ने झटपट अपनी जेब से लोहे का सिक्का निकाला और उस छेद में रखा। हल्का सा दबाव देने पर वो सिक्का छेद में एकदम से फिर बैठ गया। अगले ही पल खच की आवाज आई और वो खिड़की पूरी खुल गई। जैसे ही खिड़की खुली, सफेद रोशनी उस कमरे में फैल गई। अनिकेत ने अब पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर हरे अक्षरों में कुछ लिखा था, जीवन एक अंधेरी गहराई है जहां एक और पहेली छुपाई है। खुलेगा रहस्य गहराई में, मिलेगा सोने का निशान, पर यह निशान ना खर्च का ना किसी ताले का। चुकाना होगा कर्ज अपनों का, तभी खुलेगा द्वार नसीब का। विवेक ने घड़ी में देखा, अब भी 30 सेकंड बाकी थे। उसने फिर से उस पहेली को ध्यान से पढ़ा और दौड़ता हुआ सुराग से बाहर निकल आया। इस बार ठीक 2 मिनट में वो परछाइयां, वो पिशाच वापस आ गए थे और वो सुराग इस बार ठीक समय पर बंद हो गया था। अब की बार विवेक के अंदर और भी ज्यादा हिम्मत आ गई थी। वो चुपचाप वहां बैठा और उस पहेली पर सोचने लगा। अंधेरी गहराई, जीवन गहराई में रहस्य खुलेगा। यहां ऐसी कौन सी जगह है जो गहरी है? और तभी उसका दिमाग चल पड़ा। जीवन यानी पानी, अंधेरी गहराई यानी कुआं, यानी अगली पहेली का राजे के पास बने कुएं के अंदर है। यह सोचकर विवेक मुस्कुराया और टॉर्च लेकर बाहर दौड़ पड़ा। वाड़े के बाईं तरफ वो कुआं था। विवेक दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने ऊपर से कुएं में झांका और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कुआं बहुत गहरा था, पर उसका पानी सूख चुका था। नीचे सिर्फ सूखे पत्ते थे। कुएं के एक तरफ नीचे उतरने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी थी। रात के 12:30 बज चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी। टॉर्च की रोशनी में विवेक धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए कुएं के उस तल तक जा पहुंचा। नीचे उतरने के बाद वह तेजी से पत्ते पत्तियां हटाकर यहां वहां कुछ ढूंढने लगा। काफी देर बाद उसे एक जगह पर एक पत्थर पर एक निशान दिखाई दिया। वही निशान जैसा लोहे के सिक्के पर था। वो चौकोर पत्थर विवेक ने उठाया और अंदर की खांच में उसे एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का दिखा। विवेक के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने जल्दी से वो सिक्का उठाया और पत्थर को फिर से अपनी जगह पर रख दिया। सिक्का लेकर विवेक वापस वाड़े में आ गया, पर अब वो शरीर और मन से बहुत थक चुका था। आज की रात उसने वाड़े में ही रुकने का फैसला किया। वहीं ड्राइंग रूम में लकड़ी के सोफे पर वो सीधा लेट गया और फिर कुछ ही पल में उसे नींद आ गई। सुबह 7 बजे विवेक की आंखें खुली। वो उठा और लॉज में अपने रूम पर चला गया। वो वहीं फ्रेश होकर तैयार हुआ। उसने अब आधी पहेली हल कर ली थी, लेकिन अब भी पूरा रहस्य सुलझा नहीं था। आगे की पहेली का क्या मतलब था? मतलब उसे क्या करना था? अब वो आधी पहेली उसके दिमाग में घूम रही थी, पर निशान न खर्च का न किसी ताले का। चुकाना होगा कर्ज में, तभी खुलेगा द्वार नसीब का। मतलब यह सिक्का ना किसी ताले का है, ना इसे खर्च करना है, और मुझे कौन सा कर्ज चुकाना है? नाश्ता करते वक्त उसे याद आया कि वाड़े के एक कमरे में उसने कुछ हिसाब किताब की पुरानी रजिस्टर देखे थे। बिना वक्त गवाए विवेक उठा और वाड़े की तरफ चला गया। उसने उस कमरे की अलमारी से सारे रजिस्टर नीचे उतारे और फिर उन्हें पलटना शुरू किया। कई रजिस्टरों में अलग अलग नोट्स थे। एक रजिस्टर पलटते वक्त उसकी नजर एक लाइन पर पड़ी, वाघोल घर का उधार, एक सोने का सिक्का। यह पढ़कर अनिकेत को जैसे झटका सा लगा। उसे माधव की बताई कहानी याद आ गई। पूर्णिमा की रात और उसके पूर्वज की वो आत्मा जो हर दूसरी रात उसे दिखाई देती है। शायद वह आत्मा किसी से कुछ वसूलना चाहती है। क्या यह सिक्का उन्हीं का कर्ज है? विवेक ने पूरा मामला जोड़ा और उसी सुबह 11 बजे वो माधव से मिलने दुकान पर गया। माधव दुकान में आराम से बैठा था। उसने दूर से ही अनिकेत को जल्दी जल्दी आते देख लिया। अनिकेत उसके पास आया तब माधव बोला, क्या बात है विवेक राव, बड़ी जल्दी में लग रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है माधव, प्लीज आप थोड़ा मेरे साथ बाहर चल सकते हो क्या? विवेक ने बोला। माधव ने विवेक की गंभीरता को समझा और तुरंत तैयार हो गया। दोनों वाड़े के पास एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठे। बोलो विवेक, क्या हुआ है? माधव ने आराम से पूछा।
इधर उधर देखकर विवेक बोला, माधव, मुझे लगता है कि मैं आपकी पुरानी जमीन को उस श्राप से मुक्त कर सकता हूं। अरे, ये आप क्या बोल रहे हो? और ऐसा कैसे हो सकता है? माधव ने हैरानी से पूछा। आप ही ने तो कहा था ना कि वो आत्मा किसी उधारी के पीछे है। वो उधारी हमारे खानदान से ही है, कुलकर्णी परिवार से। फिर विवेक ने अपनी खोज की बात छोड़कर बाकी सारी बातों उसे समझाई। तो अब आगे क्या करना है? माधव ने पूछा। आज रात को मैं वो उधारी का सिक्का लेकर आपके पुराने गहनों की दुकान पर जाऊंगा और उसका कर्ज अदा कर दूंगा। विवेक ने उसे अपनी बात बताई। माधव कुछ पल चुप रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलने की भी कोई जरूरत नहीं। बस आपको यह बात बताना जरूरी था, इसलिए बता रहा हूं। विवेक ने अपनी बात को स्पष्ट किया। ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना। मुझे नहीं पता कि वहां किस तरह का खतरा है। माधव को अब चिंता होने लगी थी, लेकिन विवेक ने उसे समझाया और वहां से विदा लेकर विवेक निकल गया। रात के ठीक 12 बजे विवेक बागुल करके उस पुरानी शराफी दुकान के सामने खड़ा हो गया। दुकान की एक खुली खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर से बाहर आ रही थी। विवेक ने जेब में हाथ डाला और सिक्का मुट्ठी में दबाकर हाथ बाहर निकाला, और तभी उसे सामने की खिड़की में एक सफेद सी परछाई दिखाई दी। धूप एक बूढ़ा आदमी था, पूरा शरीर सफेद, फटा पुराना कपड़ा और उसकी सफेद आंखें सीधी विवेक पर टिकी हुई थीं, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि आज उसकी उधारी उसे मिलने वाली है। कुछ ही पल में पास का लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। विवेक दरवाजे से अंदर चला गया। वो बूढ़ा ठीक उसके सामने खड़ा था। जोर जोर से सांस लेते हुए वो विवेक को घूर रहा था। मेरी उधारी चुका और मुझे मुक्ति दे, मुक्ति दे मुझे। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ा और सोने का सिक्का उसके हाथ में रख दिया। बूढ़े ने सिक्का हाथ में लिया और उस सिक्के को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। कुछ ही देर में उस कमरे का माहौल बदलने लगा। सामने जो हल्की पीली रोशनी थी उसमें हलचल होने लगी। विवेक थोड़ा घबरा गया, पर धीरे धीरे वो दृश्य स्थिर हुआ और सामने एक बड़ा कमरा नजर आने लगा। वो कमरा वाड़े का ही एक कमरा था, जिसमें हीरे, मोती, सोना, चांदी और जेवर भरे हुए थे। दीवार पर एक रोपदार आदमी की तस्वीर टंगी थी। वीरेंद्र राव मजूमदार। उस चमचमाते हुए खजाने को देखकर विवेक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि वो बूढ़ा फिर बोला, यहां तक पहुंचने वाला तू पहला है। ये चाबी इस खजाने के दरवाजे को खोलेगी। उसने हाथ में चाबी ऊपर उठाकर कहा, लेकिन एक शर्त है, पिशाच के आने से पहले सारी दौलत दरवाजे के बाहर ले जानी होगी। अकेले जाना और अकेले आना होगा। एक भी गहना या सिक्का अंदर छूट गया तो सारी दौलत राख हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर विवेक के चेहरे के भाव बदल गए। इतनी बड़ी दौलत को 2 मिनट में बाहर कैसे लाऊंगा? यह तो नामुमकिन है, यह तो नाइंसाफी है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। या तो मेरी मौत होगी या फिर मुझे मिट्टी ही मिलेगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। विवेक थोड़ा चिढ़कर बोला। तब वो बुढ़ा फिर से हंसने लगा। सोच ले, दिमाग जला, वक्त खरीद ले, तभी पहेली की पूरी गुत्थी सुलझेगी। बूढ़े ने वो चाबी विवेक के हाथ में रखी और वो गायब हो गया। अनिकेत ने चाबी लेकर मुट्ठी बंद कर ली और निराश होकर मुट्ठी की ओर देखने लगा। वो वापस लौटा। माधव की वो पुश्तैनी जगह अब श्राप मुक्त हो गई थी। अगले दिन विवेक पुणे चला गया। उसने वो चाबी अच्छे से संभाल कर रख दी, लेकिन उस बूढ़े के कहे पहेली ने उसे बेचैन कर रखा था। वक्त खरीदना होगा। इतने बड़े कमरे में भरी उस दौलत को वो अकेला 2 मिनट में बाहर कैसे ला सकता था? यह तो नामुमकिन था। दिन रात विवेक इसी बात को सोच रहा था। 1 महीना बीतने को आ गया और अब पूर्णिमा की रात आने में बस 4 दिन बचे थे। विवेक के मन में कशमकश चल रही थी। इतनी बड़ी दौलत को 2 मिनट में बाहर लाना कैसे हो सकता है? पर उस बूढ़े के मुताबिक उसे वक्त खरीदना था और उसके लिए उसे कुछ खास करना था। शायद वाड़ी में जाकर ही इस बारे में सोच सकूंगा। और ऐसा सोचकर विवेक ने फिर वाड़ी पर जाने का फैसला किया। अगले हफ्ते मंगलवार को पूर्णिमा की रात थी। विवेक ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली। 2 बड़े लोहे के बक्से उसने मंगवा कर रख लिए। निशिकंदा ने उससे पूछा भी क्या हुआ है।
ये 2 बक्से किस लिए मंगवाए हैं? आज रात गांव जा रहा हूं, वाड़े से कुछ सामान यहां लाना है। विवेक ने संध्या से कहा। ऐसा क्या ला रहे हो? संध्या ने उत्सुकता से पूछा। अरे बख्शीश लेने जा रहा हूं और अब ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला। ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, विवेक ने हंसते हुए कहा और फिर वो कलने की तैयारी में लग गया। शनिवार की रात की सरकारी बस पकड़कर विवेक फिर अपने गांव सूरजगढ़ के लिए निकल पड़ा। अगले दिन सुबह 7 बजे विवेक कमानी के पास उतरा। हमेशा की तरह उसी लॉज में उसने कमरा लिया और नित्य कर्म निपटने के बाद वो ठीक 11 बजे सीधे वाड़ी की ओर रवाना हुआ। दरवाजे का ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। उसने सोचा, चलो एक बार फिर से सारे रूम्स को अच्छे से देख लेते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए। उसी हिसाब से वो एक एक करके सारे कमरों में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी सुराग नहीं मिला। सोचते सोचते विवेक थक गया और आखिरकार उस बड़े से शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। क्या यह सब जानबूझकर मुझ पर थोपा जा रहा है? मैं वारिस हूं तुम्हारा, इस दौलत पर मेरा भी हक बनता है। विवेक शीशे के सामने खड़े होकर गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर वो गुस्से में ही सिर पकड़कर शीशे के सामने जमीन पर बैठ गया। कुछ पल ऐसे ही चुपचाप बैठे रहने के बाद विवेक ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। दोपहर के 12:02 और 20 सेकंड हो चुके थे। सुई आगे सरक रही थी और तभी उसके दिमाग में जैसे एक बिजली से कौन गई। पहली बार की वो घटना उसे याद आ गई जब वह उस सुरंग से बाहर निकला था। तब उन शाचों को वापस आने में थोड़ा वक्त लग गया था, कोई 20 सेकंड ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ था? वो सोचने लगा कि उस वक्त अनजाने में उसने ऐसा क्या कर दिया था कि जिससे उन पिशाचों को लौटने में थोड़ी देर लगी थी। मैंने तब ऐसा क्या किया था? विवेक ड्राइंग रूम में रखे लकड़ी के सोफे पर बैठ गया और उस रात की पूरी घटना को ध्यान से याद करने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। पिछले दिन उसने वहां का कुछ सामान इधर उधर किया था, जैसे कि स्टूल, अलमारी पर रखी पुरानी किताबें वगैरह। और अगले दिन जब वो दोबारा वाड़े में आया था तो उसने देखा था कि वो सारी चीजें दोबारा अपनी अपनी जगह पर रख दी गई हैं। और यह ख्याल आते ही विवेक के चेहरे पर खुशी से मुस्कान फैल गई। मतलब आखिरी पहेली का हल उसने उसी दिन अनजाने में खोज लिया था। विवेक उठ खड़ा हुआ। उस लकड़ी के सोफे को उसने खींचकर ड्राइंग रूम के एक कोने में रख दिया। फिर एक एक करके नीचे की सारी रूम्स में गया और वहां की हर एक चीज की जगह बदल दी। कुछ चीजें तो उसने दूसरे कमरों में रख दी थी और कुछ को तो ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया था। शाम तक विवेक का यही काम चलता रहा। मंगलवार की पूनम की रात शुरू हो चुकी थी। विवेक वाड़े में पहुंच चुका था। रात के ठीक 12 बज चुके थे। विवेक 2 काली पेटियों को दोनों हाथों में पकड़कर उस बड़े शीशे के सामने खड़ा था। घड़ी में 12 बज गए और सामने शीशे में हलचल होने लगी। 2 काली परछाइयां उस शीशे से बाहर निकल आईं। विवेक बिना वक्त बर्बाद किए पेटियां उठाकर सुरंग में दाखिल हो गया। सामने एक दरवाजा था, बंद दरवाजा। विवेक ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजे में लगाई। वो दरवाजा करकराते हुए खुला और एक तेज चमकती रोशनी से उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने अपार दौलत पड़ी थी। एक पल के लिए विवेक शब्द रह गया। वो देखता ही रहा। इतनी धन दौलत उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। अगले ही पल वो होश में आया। उसने घड़ी की ओर देखा। अब तक आधा मिनट बीत चुका था। विवेक ने आखिरी पहेली तो सुलझा ली थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पास कितना वक्त है। उसने एक पल भी गवाए बिना उस दौलत को समेटना शुरू कर दिया। 6-7 मिनट में उसने एक पेटी पूरी भर दी। एक बार उसने फिर घड़ी की तरफ देखा। अब करीबन 8 मिनट बीत चुके थे। थोड़ी घबराहट के साथ उसने पीछे सुरंग की ओर देखा। कोई हलचल नहीं थी। सुराग अब भी खुला था। मतलब उसने जो किया था वह सब कुछ काम कर गया था। उसने फिर से पेटी भरने का काम शुरू कर दिया। 5 मिनट और निकल गए होंगे। अब विवेक आखिरी गहनों को समेट रहा था। गहने भरकर उसने पेटी का ढक्कन बंद कर दिया और फिर कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए वो खड़ा हो गया। वो बहुत खुश था। उसने सब कुछ दोनों पेटियों में भर दिया था। उसके सामने उसके पूर्वज हमीर राव मजूमदार की तस्वीर थी। वो मुस्कुराते हुए
उस तस्वीर को देख रहा था, लेकिन इन सब में वो एक बात भूल गया था। इस बीच उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। आखिरी गहने समेटते समेटते उसका वक्त खत्म हो चुका था। बाड़े के खजाने की रखवाली करने वाले वो दो पिशाच अब आकर उसके पीछे खड़े हो गए थे और सुराग कब कब बंद हो चुका था। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। एक तीखी गंध पूरे कमरे में फैल गई। अनिकत को कुछ कुछ एहसास हुआ कि उसने कुछ गलती कर दी है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों पिशाच उसके सामने खड़े थे। उनकी लाल लाल जलती अंगारों सी आंखें विवेक पर टिकी हुई थी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह मुमकिन नहीं है। इतनी जल्दी तुम वापस नहीं आ सकते, विवेक चिल्लाया। उसकी आंखों से अनजाने में आंसू निकलने लगे। वो पिशाच उसे देखकर गुर्रा रहे थे, अजीब अजीब आवाज निकाल रहे थे। कुछ पल बाद वो शांत हो गया, अपना सर झुका लिया, जैसे उसने हार मान ली हो। उसने अपनी मौत कबूल कर ली थी। उसने रोते हुए ये कहा, ठीक है, मैं हार गया। लो, आओ आगे आ जाओ और मेरा अंत कर दो, मार डालो मुझे। विवेक ने ऐसा कहा, लेकिन वो पिशाच अपनी जगह पर ही खड़े थे। वो बस उसे देख रहे थे, पर उसकी ओर बढ़ नहीं रहे थे। और अगले ही पल उसे पीछे से एक आवाज आई, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। विवेक उस आवाज से चौंक गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक पारदर्शी सफेद परछाई लहरा रही थी। वो हम्भीराव मासूमदार थे। कई साल बीत गए, लेकिन इस अपार दौलत को हासिल करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन कोई यहां तक पहुंच नहीं पाया। तू इस दौलत का सच्चा हकदार है। वो अब अपार दौलत का मालिक बन चुका था। और फिर आगे कुछ दिन बाद विवेक ने वाड़े की मरम्मत करवाई और वाड़े के बगल में ही एक शराफी गहनों का शोरूम खोल दिया। विवेक अब अपने पूरे परिवार के साथ उसी वाड़ी में रहता है। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।